नमस्ते पवन जी। नमस्ते अरुण। नमस्ते अनिल। मुझसे। तो हम लोग एक बहुत सक्सेसफुल सेमिनार के बाद मिल रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने 4 दिन की एक गोष्ठी करी आदरणीय प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोचे के साथ। और गोष्ठी का वैसे मुद्दा था ओरिजिनल माइंड वर्सेस ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। इसकी भूमिका यह है कि बहुत सालों पहले एक दिल्ली के किसी एक अवार्ड फंक्शन में, जहां धर्मपाल जी को सम्मानित किया जा रहा था CSTS द्वारा, वहाँ प्रोफेसर रिम्पोचे मौजूद थे शायद मुख्य अतिथि के रूप में। तो उन्होंने उस अवार्ड धर्मपाल जी को अवार्ड देते समय धर्मपाल जी के बारे में ये कहा कि धर्मपाल हैड एन ओरिजिनल माइंड, धर्मपाल हैज एन ओरिजिनल माइंड एंड बुद्धा हैड एन ओरिजिनल माइंड। तो कहीं ना कहीं धर्मपाल जी के काम की इसमें महत्ता जो उनको दिखती है, इससे ये उन्होंने व्यक्त करी। और ओरिजिनलिटी के बारे में उन्होंने हिंट किया कि धर्मपाल जी का जो काम रहा वो ओरिजिनल रहा है। धर्मपाल जी का जो सोचने समझने का तरीका है, जो दृष्टि है, उसमें एक ओरिजिनलिटी है। इस बात को इंगित किया। तो ये बात पवन जी के द्वारा हमने सुनी थी। और कई सालों से ये बात कहीं ना कहीं मन में बड़ी थी, पवन जी के भी हम सबके, कि भाई ये धर्मपाल जी की जो ओरिजिनलिटी है ना, और प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोचे ने उसको इंगित किया है, इस पे उनसे बात की जाए। और फिर शायद किसी और जगह, किसी और संदर्भ में रिम्पोचे जी ने एक ऐसे ही कहा कि ये जो ओरिजिनल रैशनल माइंड होते हैं, इनकी एक लिमिटेशंस होती हैं। तो इस बैकग्राउंड से हमने रिम्पोचे जी को रिक्वेस्ट किया कि वो आए हमारे साथ बैठें, और ये ओरिजिनल माइंड वर्सेस ऑर्डिनरी रैशनल माइंड, इनमें क्या भेद है, इस पर कुछ बात करें। और इस बैठक में करीब 35 से 40 हमारे मित्र शामिल थे, सीनियर मित्र थे, जिनको हमने आमंत्रित किया था। दूर दूर से आए थे, बैंगलोर से, मुंबई से, पुणे से। और ये अच्छी गोष्ठी रही 4 दिन की। इसमें रिम्पोचे जी तो बोले ही, लेकिन लोगों ने आपस में खूब चर्चा करी। और ना, रैशनैलिटी रैशनैलिटी की जो लिमिटेशंस हैं, रैशनैलिटी का जो कॉन्ड्रम है, जो फसावट है जिसमें फंस जाते हैं, उस पर भी कुछ चर्चाएं हमारे बीच में हुई। उस गोष्ठी में इतना पार्टिसिपेशन था कि हम होस्ट थे, हमको अपनी शायद बात रखने का मौका नहीं मिला। तो ये जूम कॉल इसलिए ऑर्गेनाइज की जा रही है कि हम चारों लोग जिन्होंने होस्ट की ये बैठक, हम अपने रिफ्लेक्शंस इस गोष्ठी के बारे में रखें सबके सामने, कि हम इसको कैसे देखते हैं, हमने हमारा इसमें से क्या टेक अवे था इंडिविजुअली और एज अ ग्रुप भी। तो ये इस जूम कॉल का एक बैकग्राउंड है। तो मेरे ख्याल से अरुण, आप शुरू कीजिए। आप इस गोष्ठी में आने से पहले क्या, किस तरह से सोच रहे थे, और फिर गोष्ठी आपके लिए कैसी गई? या मैं रिम्पोचे जी ने जो कहा उसके बारे में मैं ज़्यादा पवन जी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो भी वर्कशॉप्स करते हैं उसमें एक ये दो तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं। उसमें एक ये हम ये मतलब इकट्ठे बैठते हैं, उसमें कुछ एक फॉर्मल सा प्रोसीजर चलता है, और उसके बाहर बाद में आपके खाने के साथ या शाम को एक फ्री डिस्कशंस भी चलती हैं, जो विषय पर ही होती हैं, क्योंकि वो लोगों ने सुना होता है उसके बारे में चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी कोई भी वर्कशॉप में ये बाहर का जो कंपोनेंट है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम एक कमरे में बैठ के इकट्ठे बात करते हैं उसका। तो मुझे लगा उस तरह देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया गया, क्योंकि एक तो वो फॉर्मल सेटिंग में रिम्पोचे जी ने उसको एंकर किया 4 दिन। और हमें लग रहा था शुरू में कि वो हमने सबको कहा था कि आधा आधा घंटा बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात काफ़ी लंबी रखी, मतलब एक एक घंटा बात कर रहे थे। तो वो तो बहुत ही क्या बोलें, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेटिव कह सकते हैं एक तरीके से। उसके बारे में थोड़ा और आगे शायद पवन जी बात करें तो अच्छा है। लेकिन उसको लेके जो बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उससे थोड़ा सा अनरिलेटेड भी, वो मुझे लगा कि बहुत ये दोनों मिलके बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ जितने लोग आए थे हमारे इसमें वर्कशॉप में। तो अभी तो फिलहाल इतना ही कहना है। अब मतलब पर्सनली मेरे लिए तो बहुत मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आई।
जो कुछ थोड़ा अनक्लियर था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो कुछ चीज़ ऐसे होता है ना, चमकती है मतलब बत्ती चमकने वाली बात जो होती है, वो मुझे लगा कि मेरे साथ काफ़ी बार इन 4 दिनों में ऐसा हुआ। बस फिलहाल तो इतना ही कहना है। अनिल, आप? मेरे लिए उस प्रोसेस के दौरान भी ये काफ़ी मतलब उत्साहजनक था कि मैं एक वर्कशॉप में जो लगातार 4 दिन चलेगी, क्योंकि 19 सालों से मैं एक मेन स्ट्रीम में था, तो वहाँ इस तरीके की वर्कशॉप का परंपरा नहीं है। वहाँ मीटिंग्स होती हैं, वो टेबलों में बैठ के 1 दिन या 2 दिन की वर्कशॉप होती भी है, तो इस फॉर्मेट में नहीं होती है। तो मेरे लिए काफ़ी उत्साहजनक था कि मुझे इस वर्कशॉप में 4 दिन तक बैठने का मौका मिला। और अगर आप जैसा आपने यूज़ किया शब्द टेक अवे, तो अगर मेरे लिए इसमें काफ़ी सारे टेक अवे थे कि मैं पिछले 2-3 सालों से काफ़ी कुछ सोच रहा था इन सब मतलब इन इससे संबंधित बातों के बारे में। और मेरे लिए काफ़ी जब बैठक शुरू ही हुई, पहले दिन सुबह जब बैठक शुरू ही हुई और रिम्पोचे जी ने जो जानना और मानना को लेके बात शुरू की, तो मेरे लिए वो एक मतलब एक कि एक अच्छी शुरुआत थी कि हाँ, वही एक शुरुआत होनी चाहिए थी मेरे इस नई जर्नी है उसकी। क्योंकि मैं जिस माहौल में पिछले 19 सालों में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि ज़्यादातर जो हमारे जो मेरी दुनिया रही है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें मानने को लेके ही चल रही है। सब लोग मानते हैं कि ऐसा होना है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, मॉड्यूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। इनको इनको कोई भी जानना नहीं चाहता, बस एक गाइडलाइन आती है, उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं। एक नियम आता है, एक प्रोजेक्ट आता है, बस उसमें जो लिखा हुआ है उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना होता है। उसमें कोई क्वेश्चन का, उसमें कोई डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं होता। उसको 5 साल, 7 साल और कई बार 3 साल कुछ चलाना होता है। तो मैं उस मतलब पूरे मानने वाले प्रोसेस में रहा हूँ पिछले 19 साल। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी कि मैंने समझा कि मैं मुझे वहाँ अ, असहज क्यों था मैं। मुझे समझ में आया कि वहाँ कोई भी जानने वाला कोई बात नहीं हो रही थी। दूसरी बात जो मुझे बहुत मतलब मेरे लिए बहुत दूसरी बात वर्कशॉप में ऐसी ख़्याल आई, वो संघर्ष और सहयोग की है। रिम्पोचे जी ने कहा, यहाँ से शुरुआत की अपने बात की कि रचना हमेशा सहयोग से होती है ना? और मैंने देखा है कि जो मेन स्ट्रीम है, जहाँ जिसको आधुनिकता भी कह सकते हैं, आधुनिकता भी कहते हैं हम, तो वहाँ जो है संघर्ष तो एक नैतिक मूल्य बन गया है। मतलब उसके बिना तो कोई चीज़ चलती ही नहीं। संघर्ष तो होना ही चाहिए। एक तीसरी बात जो एक मुझे जो मिला वहाँ से, एक लिमिटेशन ऑफ थॉट, एक जो बात हुई वहाँ पे, पवन जी ने भी कई बार कही है, रिम्पोचे जी ने उसकी शुरुआत करी। आजकल हम जितने भी जो मोटिवेशनल वो होते हैं, जो लोग मोटिवेशनल स्पीचेज़ देते हैं, तो हर बार तो अपनी बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि उनकी किताब में इम्पॉसिबल कोई शब्द नहीं है। तो आप इस चीज़ को मनाने मतलब आप असीमित हैं, मनुष्य हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा शायद पूरे अस्तित्व में हम जितनी भी व्यवस्थाओं में रहते हैं, उनकी भी सीमाएँ होती हैं। इसके बाद एक जो चौथी बात मेरे को समझ में आई, समझ में क्या मतलब मेरे को जो मिली, उसमें था कि वो मुझे बहुत ही मतलब सबसे अच्छी बात लगी है। मैं उससे काफ़ी उस दिन मैं रात को भी काफ़ी सुधार किया है कि जो मनुष्य है, उसमें विविधता निहित है, मतलब उसकी जो व्यावहारिक जीवन है उसका, उसमें विविधता निहित है। इसीलिए विभूति जी कह रहे थे कि इतने सारे धर्मशास्त्र, इतने सारे दर्शन शास्त्र हम मनुष्य ने वो इन्वॉल्व किए हैं, क्योंकि उसको विविधता चाहिए। इसका उसने उदाहरण भी दिया कि अगर आपको हमेशा एक ही खाना मिले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको अलग-अलग खाने चाहिए, अलग-अलग भोजन चाहिए। तो उसी तरीके से आपको अलग-अलग विचार भी चाहिए, इसलिए इतने सारे दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र निर्मित हुए हैं। ये कुछ बातें थी मेरी। थैंक यू। जी, थैंक यू अनिल। मुझे बल्कि ये परिचय कराना चाहिए था। अनिल ने अभी हमको जॉइन किया है, 2 महीने हुए हैं। और जैसा अनिल ने कहा कि वो करीब 19-20 साल की सरकारी नौकरी अ, से गुजर के आए हैं यहाँ पे, है ना? एक यंग एज में व्हेन ही वाज डूइंग वेरी वेल, ही लेफ्ट दैट एंड केम बैक। हाँ, पवन जी, आप कुछ रखिए अपनी बात। आपको कैसी लगी ये 4 दिन की बैठक रिम्पोचे जी के साथ? कि ये तो बहुत दिनों की मेरी इच्छा थी जो शुरू हुआ उसका काम।
ये जो आधुनिकता है ये करीब मैं कहूँ कि 10-12 साल से इसको समझने का प्रयास चल रहा है, और उसमें रिम्पोचे जी ने एक मुख्य भूमिका निभाई है मेरे लिए, और उनके मार्फत हम प्रोफेसर अवध किशोर सरन को भी मैंने पढ़ना शुरू किया। 2-1 मीटिंग भी उनके साथ हुई थी शुरू में, पर वो मीटिंग बहुत छोटी छोटी थी। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था उस समय। उसके बाद उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, तो मिलना तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उनकी पुस्तकों को देखना और थोड़ा बहुत पढ़ने का अवसर मिला। और क्योंकि रिम्पोचे जी से आधुनिकता पे बात होती रहती थी तो उनको पढ़ना थोड़ा आसान हो गया। अदरवाइज सरन साहब की किताबें बहुत कठिन हो सकती हैं। ये इसलिए हुआ आधुनिकता को पढ़ना शुरू, क्योंकि सिद्ध में हमने करीब 20 साल बहुत तरह के स्कूल गांवों में चलाए, उत्तराखंड के गांवों में, और कुछ सफल प्रयोग किए, लेकिन अंत में जाकर के ऐसा लगा कि या तो हमने समय के पहले जो काम करना था वो कर दिया, और या फिर हमने आज की जो वास्तविकताएं हैं, सामयिक वास्तविकताएं, ट्रांजिएंट रियलिटीज, और आज की जो मुख्य धारा जिसको मेन स्ट्रीम आप कहते हैं, मेन स्ट्रीम का प्रभाव और उसकी गति और उसके वेग को हमने ठीक से समझा नहीं। हम अपनी दुनिया में रहे वो 20 साल, और ऐसा हम लोगों को लगने लगा 2007, 8, 9 के आसपास कि कोई चीज है जो हमने मिस कर दी है। काम अच्छा होते हुए भी उसके परिणाम उस तरह से नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। और उस समय हमने 2009 की बात है, हिंद स्वराज का 100 साल हुए थे, तो हम लोगों ने एक हफ्ते भर की बैठक हिंद स्वराज को समझने के लिए बुलाई थी, और उसमें रिम्पोचे जी भी आए थे और बहुत सारे मेरे मित्र, कई विद्वान आए थे, और गुरुजी रविंद्र शर्मा भी आए थे। और ये जो हफ्ते भर की बैठक थी उसमें मुख्य जो चीज निकल के आई वो यही आई कि हिंद स्वराज का वो जो पक्ष है, जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, वो है कि आज की आधुनिकता के जो सिस्टम्स हैं, आधुनिकता से निकली हुई जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें 5 प्रमुख व्यवस्थाओं की गांधी जी उसमें बात करते हैं: शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी, आज का गवर्नेंस सिस्टम और आज की जुडिशियल सिस्टम। ये 5 मुख्य व्यवस्थाओं की हिंद स्वराज में बात है। उसको मैं पढ़ा तो था पहले भी हिंद स्वराज, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे वो मेरे अंदर सीप इन किया, और मुझे ये समझ में आया कि गांधी जी इसको एक तरह से इसकी उधेड़ बुन करके, इसको डीकंस्ट्रक्ट करके इन व्यवस्थाओं को ये दिखा रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं एक तरफ कितनी लुभावनी है, हमें कितनी प्रभावित करती हैं, पर इनकी सच्चाई उससे बिल्कुल विपरीत है। ये जो प्रोफेस करती हैं, ये जो दिखाती हैं, और जो ये वास्तव में हैं, उसमें बहुत एक उत्तर दक्षिण जैसा अंतर है। ये हमको धीरे धीरे समझ में आने लगा। गुरुजी रविंद्र शर्मा की जो बातें थी वो अपने आप में बहुत सारी सूचनाएं वो देते थे कि गांव में कैसा होता था, जातियों के बीच में कैसे लेन देन होता था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन मैं इस चीज से जोड़ पाया कि आधुनिकता ने उन पूरी व्यवस्थाओं को कैसे, उन आधुनिकता की वजह से या आधुनिक सिस्टम्स की वजह से वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जिनकी बात गुरुजी करते थे वो कैसे अपने आप ध्वस्त होती चली गई। अब ये एक तरफ ये बात समझ में आई थी, और दूसरी तरफ धीरे धीरे ये बात भी समझ में आने लगी कि एक तो सिस्टम है जिससे आप घिरे हुए हैं, आपको उसमें बाध्य होकर जीना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल का, एजुकेशन का एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम में
आप 19-20 का ही फर्क कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को, या आप अगर विश्वविद्यालय में जाएंगे तो थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो फ्रेमवर्क आपको बांधता है, उसके अंदर ही आपको पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर ही आपको जो भी कुछ करना है उस सिस्टम के अंदर ही करना है। ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि आप उससे बाहर होकर के शिक्षा कर लें। अपने आप अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी तरह का मान्यता चाहिए, यानी डिग्री चाहिए, जॉब चाहिए, तो फिर आप उसमें फंसते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण। तो ये इसको देखते देखते यहाँ पे पहुंचे कि भाई ये कहीं ना कहीं ये जो आधुनिकता है, और इसमें सरन साहब का बहुत बड़ा रोल था कि ये आधुनिकता बाहर तो जो है वो है ये सिस्टम जिसकी गांधी जी बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइमरली अपने दिमाग में है। दिमाग में है कहने का मतलब कि हम पढ़े लिखे लोग जिस तरह से चीजों को देखते हैं, कोई भी चीज को, वो टैंजिबल हो वो इनटैंजिबल हो, मतलब फॉर इंस्टेंस हम इनटैंजिबल में जो इंद्रिय के परे है ना, उनको भी, और जो इंद्रिय सापेक्ष है उनको भी, ये दोनों ही तरह की रियलिटी को मॉडर्न आदमी जो एजुकेटेड है उसका दिमाग इस एजुकेशन और इन सिस्टम्स की वजह से कुछ इस प्रकार का बन गया है कि वो एक खास प्रकार से उनको देखता है और जैसा वो देखता है वैसा ही फिर वो उसके साथ डील करता है, क्योंकि ये जो देखना है, ये जो परसेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा आप परसीव करेंगे वैसा ही, जैसा आप एक्सपीरियंस करेंगे या नहीं करेंगे वैसा ही ये पहले अंदर की प्रक्रिया है और उसके बाद व्यवहार और काम में वो उतरता है। ये बात भी समझ में आने लगी कुछ कुछ। तो ये सिलसिला मैं ये कह रहा हूं कि 2008-9 से चल करके आज तक ये चल ही रहा। इसको मैं जो हमने काम किया बहुत ईमानदारी से किया, उससे जोड़ के देखा कि उसके परिणाम क्यों नहीं आए। तो उसमें ये दो मुख्य बातें समझ में आई। एक तो ये मुख्य धारा का प्रभाव, मेन स्ट्रीम का जो वेग है, उसमें सब कोई बह के चले जाते हैं, उससे बचना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ वो जो वेग जो हमारे दिमाग को बनाता है, उसका परसेप्शन बनाता है, दृष्टि बनाता है, हम किस तरह से देखने लगते हैं, ये भी एक समस्या है। जिसको मैं दिमाग कह रहा हूँ बहुत लूजली कह रहा हूँ, जो सामान्य भाषा में जिसको माइंड या दिमाग कह रहे हैं, मैं उसी तरह यूज कर रहा हूँ। इसके अपने परंपरा में इसको बहुत तरह से इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, मन है, बुद्धि है, वगैरह वगैरह। मैं सबको मिलाकर एक ही अभी नाम दे रहा हूं। तो ये जो माइंड है, इसका परसेप्शन जो है वो वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। अब होता क्या है, मैं इस बात से बहुत जूझ रहा था पिछले कई वर्षों से कि मुझे ये दिखाई देने लगा, महसूस होने लगा, एक्सपीरियंस होने लगा कि ये जो मॉडर्न एजुकेटेड माइंड है, ये अपने एक्सपीरियंस को देखना इसने छोड़ दिया है। वो अब एक्सपीरियंस से चीजों को, अपने अनुभव से चीजों को नहीं देखता है। वो बने बनाए फ्रेमवर्क, बनी बनाई मान्यताएं, बने बनाए अजम्पशंस, बने बनाए वैल्यू सिस्टम्स, वो उसके लिए प्रमुख हो गए हैं। उसके जरिए वो दुनिया को देखता है। अपने अनुभव उसने लगभग त्याग दिए। कभी शरीर में बहुत दर्द हो गया तो देखना ही पड़ेगा उस दर्द को। लेकिन मेडिकल सिस्टम में भी अब यहां तक बात आ गई कि भाई आप रिपोर्ट देख के अपने शरीर का इलाज कर रहे हैं। आपकी जो वास्तविक अनुभव है वो कोई बहुत महत्व का नहीं रह गया है। वो रिपोर्ट, वो 50 तरह की रिपोर्ट, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ये डॉक्टर तो है ही, परंतु पेशेंट भी डॉक्टर पे इतना उसका अंधविश्वास है, मैं ये यूज कर रहा हूं अंधविश्वास, कि और ये सिस्टम की वजह से है कि उसके पास कोई चारा नहीं रहता, वो उसको डॉक्टर की बात मानने को लगभग बाध्य सा ही है। तो ये सब बातें हम लोगों को समझ में आई। और ये एक और समझ में आया कि जो मॉडर्न एजुकेटेड माइंड है, ऑर्डिनरी मॉडर्न माइंड है,
उसमें एक बहुत भयंकर अहंकार है इस बात का कि मैं सोचने समझने वाला व्यक्ति हूं, इसका कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसका बहुत बड़ा अहंकार है। ये दिखाई नहीं देता है, इसको आपको देखना पड़ेगा, अपने आप नहीं दिखाई देता है। और ये अहंकार किस चीज में परिलक्षित होता है कि वो किसी भी सूचना, उसके लिए सिर्फ यह है कि किस अखबार की, किस पुस्तक की, किस व्यक्ति की कितनी बड़ी मान्यता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे यहाँ के देश के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो अंग्रेजी में ही अब सिर्फ पढ़ते हैं, अपनी भाषा को बहुत कम पढ़ते हैं या नहीं के बराबर पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ही बोलते हैं, अंदर सोचने की प्रक्रिया कैसे चलती है मैं नहीं कह सकता, हो सकता है उसमें भी अंग्रेजी आ गई हो या उसमें कुछ मिश्रित हो, अपनी भाषा और अंग्रेजी का कुछ मिश्रित सा कुछ हो, पर बोलते लगभग अंग्रेजी में है। अपने बच्चों को भी इसी के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो तबका है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो लोग इस तबके के बाहर हैं वो भी इस तबके से प्रभावित है बुरी तरह। तो ये जो लोग हैं, ये फॉर इंस्टेंस अमेरिका के किसी अखबार को, अमेरिका कोई मैगजीन, अमेरिका की किसी चैनल को, बीबीसी को इत्यादि इत्यादि, या कोई नोबेल लॉरिएट को पढ़ करके या सुन करके अपना दिमाग बनाते हैं। उसमें ये अपना दिमाग कितना लगाते हैं, यानी उसको मौलिक रूप से कितना देख पाते हैं, इस पे मुझे डाउट है। और ये इतना हद तक हो गया है कि ये सूचना और ज्ञान में भी भेद नहीं करते। इन्होंने सूचना को ही ज्ञान मान लिया है, इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज मान लिया है। ये रोज दिखाई देता है। तो इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, पर अभी इतना ही बोलता हूं। ये जिसने जो दिमाग के परसेप्शन को, दिमाग के दृष्टि को जिस तरह बना दिया है, और जिसका ये बना है, अधिकतर लोगों का बना है, वो इस बात के प्रति सचेत भी नहीं। इसी तबके का, इस तरह के जो लोग हैं, जो बड़ी संख्या है उनकी, ये रैशनैलिटी को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। देना भी चाहिए, अच्छी बात है, लॉजिक है, रैशनैलिटी है। लेकिन थोड़ा भी हम अगर रिफ्लेक्ट करें तो हम ये पाएंगे कि लॉजिक या रैशनैलिटी एक सीढ़ी जैसी चीज है जो एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। आप पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वहां के कुछ चीजों को आपने या तो माना हुआ है या जाना हुआ है, और फिर उसके आधार पर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर वो दूसरी सीढ़ी आ गई, फिर उसके बाद फिर कुछ करते हैं, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम मैथ्स में पहले जोड़ घटाव सीखते हैं, फिर गुणा भाग सीखते हैं, उसके बाद और जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं वो हम सीखते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी। ऐसे यही रैशनैलिटी, ये लॉजिक का एक तरीका, ये तरीका सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन ये रैशनल माइंड जो है, ऑर्डिनरी रैशनल माइंड, ये उस भूमि को नहीं देखता है जिस भूमि पर वो सीढ़ी या जिस बैठक पे वो सीढ़ी खड़ी है। जैसे अगर आप ज्योमेट्री दें तो उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता है एक्सियम्स, कि भाई ये मूल मान्यताएं हैं जिस पे पूरा यूक्लिडियन ज्योमेट्री खड़ा हुआ है। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक पॉइंट है तो ये पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, एंड ऊंचाई नहीं है। ये उसकी एक प्रेमाइस है। या हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं जिसपे पूरा का पूरा यूक्लिडियन ज्योमेट्री खड़ा है। ठीक है, उसमें तो कम से कम ये साफ किया गया है। पर मैं अभी भी मानता हूं कि जो लोग ज्योमेट्री या मैथ्स करते हैं उनको ये याद नहीं है कि ये कुछ एक्सियम्स पे खड़ा है। और दूसरी तरह के एक्सियम्स अगर हों तो शायद हम दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं। यानी इसको सैक्रोसैंक्ट मानने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो बैठक दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बैठक गलत है तो आपके कंक्लूजन्स भी गलत होते हैं। जैसे आपकी बैठक में आपने मान रखा है कि इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू नॉलेज, तो आप हर इंफॉर्मेशन को नॉलेज की तरह पी जाएंगे।
या आपकी बैठक में ये बैठा हुआ है कि सत्य और विचार एक तरह की ही चीज है, तो आप विचार को संभावना है कि अच्छा विचार बुरा विचार, ये दो अलग, वो अलग बात है, लेकिन विचार को आप सत्य की श्रेणी में रख लेंगे, जबकि वो नहीं है। विचार विचार है, सत्य सत्य है। तो ये जो है इस तरह का एक जो बैठक है, आज की जो मुख्य धारा है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस बैठक को आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाए कि ये बैठक जो है उसको देखना कितना जरूरी है, क्योंकि बैठक अगर गड़बड़ है, बैठक अगर गलत सिद्धांतों पे खड़ी है, तो पूरे की पूरी रैशनैलिटी भी गलत तरफ ही जाएगी। अब हुआ क्या कि ये जो अभी हर्ष ने अभी बात कही, वही बात पे थोड़ा सा उसको जोड़ देता हूं कि रिम्पोचे जी आमतौर पे रैशनैलिटी को काफी महत्व का मानते हैं, क्योंकि वो जब ट्रेडिशन को, जो परंपरा है, उसको जब डिफाइन करते हैं तो वो कुमार स्वामी का, आनंद कुमार स्वामी का सहारा लेते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने 3 बातों से परंपरा को परिभाषित किया है। परंपरा आगम, मतलब एक डिवाइन सोर्स से निकली हुई चीज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक सत्य से, सनातन सत्य से निकली हुई चीज है परंपरा। परंपरा की बैठक किस पे खड़ी है? वो सत्य पे खड़ी है। वो ऐसा वाला सत्य जो सनातन है, जो बदलता नहीं है, जो एक जैसा रहता है, जिसमें समय और स्थान से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक जैसा रहता है, तो वो डिवाइन सोर्स है। तो परंपरा हमेशा ही सनातन सत्य से निकली हुई चीज है। एक उसका ट्रेट परंपरा का। दूसरा ट्रेट कि इट इज कमिंग डाउन इन एन अनब्रोकन लीनिएज, यानी गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए वो आज तक पहुंचा है। ये उसका दूसरा महत्वपूर्ण ट्रेट। और तीसरा ट्रेट है कि आज हम जब इसको देखते हैं परंपरा को, तो हम उसको रैशनली वेरीफाई कर सकते हैं। जब सोर्स से निकली वो चीज, वो तो निकली, वो तो उन्होंने देखा, भगवान बुद्ध ने देखा, किसी और ने देखा, वो देखा, वहां से निकली। अब हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं रैशनली। ये तीसरी बात, इसमें बहुत, ये 3 ट्रेट परंपरा के, ये 3 गुण जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं परंपरा। कोई भी चीज, हर रिचुअल परंपरा नहीं है। हर मतलब मजाक में रिम्पोचे जी कभी कहते हैं कि भाई तिब्बत में हम लोग बहुत कम नहाते थे, तो कोई कह दे कि तिब्बतियों की ये परंपरा है कि नहाते नहीं है, तो ये कोई परंपरा नहीं है, रैशनली वेरीफाइबल नहीं है, सीधी सीधी। ये कोई डिवाइन सोर्स से निकली हुई चीज नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है कि अनब्रोकन लीनिएज से आ रही हो, वो हो सकता है, वो टेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो इस तरह की जो बातें रिम्पोचे जी से, सरन साहब से जब हम लोगों ने सुनी, तो मुझे वो याद था कि रिम्पोचे जी ने कभी धर्मपाल जी के लिए ऐसा संबोधन किया था 2002 में, जब इन्फिनिटी फाउंडेशन ने, CSDS ने नहीं दिया था वो अवार्ड इन्फिनिटी फाउंडेशन ने दिया था। राजीव मल्होत्रा की संस्था, शुरू नया वो भारत आए थे और उन्होंने इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया था। शायद अब खत्म भी कर दिया, क्योंकि वो काफी डिसअपॉइंटेड हुए वो पहले ही अवार्ड सेरेमनी में, जिसको उन्होंने CSDS को दिया था कि आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिए। उसमें रिम्पोचे जी ने ये बात कही थी कि धर्मपाल हैज एन ओरिजिनल माइंड, बुद्धा हैड एन ओरिजिनल माइंड। I thought it was a great statement, and it stayed with me. Not because I understood what is original mind, because he referred Dharampal, he compared him to Buddha. इसलिए मैं प्रभावित हुआ। मैं नहीं जानता था ओरिजिनल माइंड। I mean, थोड़ा बहुत कुछ अटकलबाजी चलती होगी। और फिर कुछ साल पहले एक बैठक में उन्होंने ऐसे कह दिया, ऑर्डिनरी रैशनल माइंड तो ऐसा ही सोचेगा। मतलब एक इन सॉर्ट ऑफ स्लाइटली डिसमिसिव मैनर ही यूज्ड द वर्ड ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। तब मेरे कान खड़े हुए थे। और ये जो है, मैं ये जो हमारा 4 दिन का ये हम वर्कशॉप और सेमिनार और ये शब्द हम जो यूज करते हैं, ये भी अंग्रेजी की कैटेगरीज हैं।
और हम लोगों ने जो किया, मैं कम से कम मेरा प्रयास जो था वो था कि एक संवाद हो, ये 4 दिनों एक गोष्ठी हो और गोष्ठी में संवाद हो। इसमें कोई चीज एक कोर्स लेकर के किसी को समझाना है ये बात, ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं था। हम सब एक साथ मिलकर के एक चीज को देख रहे हैं और उस पे मनन चिंतन हम सबका चले, और उसमें से हमको जो हमको समझ में आए वो हमारी धरोहर है, वो हमारा हो गया। तो इस तरह का एक अटेम्प्ट था ये 4 दिनों में कि हम साथ बैठे, और यही हमेशा सिद्ध में हम अब पिछले कुछ सालों से जो कर रहे हैं वो इसी तरह की एक प्रक्रिया चलाने का प्रयास है कि हम लोग ऐसे लोग जो लगभग इस मेन स्ट्रीम को से पीड़ित है माने उससे परेशान है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत समझा है मेन स्ट्रीम को। जो लोग इसमें गोते लगा रहे हैं नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो ठीक है, वो अपनी तरफ रहे। पर जो लोगों ने इस मेन स्ट्रीम को, मुख्य धारा को समझा थोड़ा बहुत या ज्यादा, और उससे वो परेशान है, एक तो ये अनसेड एक मेरे दिमाग में रहता है, ऐसे लोगों को बुलाया जाए। इसका कोई टेस्ट नहीं है, पर ऐसा अनुमान लगा करके उस तरह के लोगों को बुलाते हैं। दूसरे जो ये पिछले मान लीजिए 3-4 साल से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इस तरह की प्रक्रिया में उनका विश्वास है, मेरे लिए ये बहुत गंभीर एक प्रक्रिया है। और ये जो 4 दिन थे ये महत्वपूर्ण है, और ये प्रक्रिया हम आगे भी चलाएंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये संसार मॉडर्निटी में, आधुनिकता में फंस गया है, क्योंकि यहाँ फंसा है। बाहर की व्यवस्थाएं अपनी जगह है, वो व्यवस्थाओं का और अंदर का एक संबंध है। ये अंदर और बाहर दो अलग अलग नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हम व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम व्यवहार करेंगे, हम जैसा सोचते हैं वैसी ही बातें हम करेंगे। नाटक भी करते हैं, हिपोक्रेसी को भी अगर आप ले लें तो वो भी समझ से ही निकला हुआ है, वो उससे अलग नहीं है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि इस चीज को ठीक से समझा जाए और समझाया जाए। और ये ऐसा नहीं है कि हम समझ गए और हम समझाने बैठे हैं, हम समझ भी रहे हैं और समझाने का एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि जो लोग 2-4 कदम पीछे या आगे हैं वो भी उसमें आए और उस प्रक्रिया का हिस्सा बने और इसमें से कुछ अपने लिए निकाल के ले जाए। तो ये एक प्रयास हमारा रहता है, और इसमें रिम्पोचे जी बहुत महत्वपूर्ण थे इस गोष्ठी में। इसलिए महत्वपूर्ण थे कि एक तो ये 10 साल से उनके साथ, 10 साल से ज्यादा हो गए, मतलब 8-9 से उनके साथ ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें वो लगातार हमारे न सिर्फ हमारा सहयोग करते हैं, पर उनको शायद लगता है कि ये हम कोई सार्थक गंभीर काम कर रहे हैं। क्योंकि सैमडोंग रिम्पोचे जैसा व्यक्ति हमको इंडल्ज करने के लिए मेरे पास नहीं आएंगे, ये पक्की बात है कि ये चलो पवन को इंडल्ज करते हैं इसलिए आ जाए, या सिद्ध को इंडल्ज करते हैं इसलिए आ जाए, इसलिए नहीं आएंगे। हमको खुश करने के लिए नहीं आएंगे। उनको ये लगता है कि यहाँ कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण काम हो रहा है, इसलिए वो अपना 4 दिन का समय निकाल के यहाँ आते हैं और वहां बैठते हैं। अब तो फेद हो गए बहुत, उनकी उम्र 83-84 हो गई है, एकदम ही इज नॉट इन पिंक ऑफ हेल्थ एट ऑल। उसके बावजूद वहां पे पूरी समय बैठना, एक घंटे बोलना, ये हम लोगों को दिखाई देता है कि ये कोई उनके लिए आसान नहीं है। तो ये हम लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं ये हमको अपने आप जांचना पड़ेगा, लेकिन रिम्पोचे जी बहुत गंभीरता से लेते हैं। और कभी कभी मुझे इस बात का अपने ऊपर ये होता है कि मेरा कर्तव्य है कि ऐसे आदमी अगर आ करके हमें समय दे रहे हैं तो मैं पूरी लगन और गंभीरता से इस चीज को लूं, कहीं भी ढिलाई उसमें होनी नहीं चाहिए। तो ये 4 दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसमें हम लोगों ने कुछ बातों पे मैं ध्यान दिलाता हूं जो हुई, जो मुझे अभी याद है। ऐसे तो बहुत सारा इसको पूरे को रिकॉर्ड किया है, एक हमारे मित्र हैं आलोक भट्ट, उनकी कृपा से ये सारा का सारा बहुत अच्छी तरह वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। तो हम इसको धीरे धीरे, कम से कम रिम्पोचे जी की बात तो हम धीरे धीरे यूट्यूब पे डालेंगे और आप सब उनको सुन ही सकते हैं।
लेकिन इसमें जो मोटी मोटी बात, जो मुख्य बात हुई वो ये कि ये आधुनिकता में क्या क्या ट्रेट्स हैं जो कि जिसको हमको पहचानना चाहिए। तो एक ट्रेट तो जिसपे अभी थोड़ी देर पहले अनिल ने उस पर इशारा किया कि भाई ये कोई भी बदलाव में, कोई भी परिवर्तन में, जैसे एक रिम्पोचे जी ने उदाहरण दिया था, एक बीज धरती में जाता है और वो धरती में जाने के बाद उसका कई तरह की चीजों से उसका वो सहयोग लेता है। मिट्टी से, मिट्टी के अंदर तमाम तरह के जीवाणु हैं, उनसे, हवा से, पानी से, इत्यादि इत्यादि, वो सब से उसको सहयोग मिलता है और उससे एक नया चीज उत्पन्न होती है। पौधा, अंकुर निकलता है और फिर पौधा बनता है। आधुनिक दृष्टि इसको संघर्ष का नाम देती है कि वो बीज ने वहां संघर्ष किया और बीज अब फट फूट करके अंकुर निकला है उसका। तो ये जो है, इसको मैं अभी अपनी बात कहूं तो मैं पूरी तरह समझा नहीं, मैं इतना ही समझा हूं कि ये हम सब देख सकते हैं कि बीज अंकुर बना, उसके बीच में अंकुर बनने और बीज के अंतराल में क्या क्या घटा इसको हम आंख से नहीं देख सकते। मिट्टी के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, और भी कुछ होंगे तो उनके साथ, इसको हम आंख से नहीं देख सकते। कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से या कोई और तरीके से देख पाते हो तो मुझे नहीं मालूम है। ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको हम सहयोग या एक नेचुरल, नैसर्गिक प्रक्रिया जो सहयोग से होती है ऐसे भी देख सकते हैं, और संघर्ष हो रहा है ऐसे भी देख सकते हैं। ये दो ऑल्टरनेटिव है, और इस दो ऑल्टरनेटिव में एक अगर हम इस पे नहीं पहुंचे, रिम्पोचे जी को शायद दिखाई देता है कि ये सहयोग की प्रक्रिया है, मैं उसका सम्मान करता हूं, पर मेरे जैसे आदमी को ये पता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे देखता हूं ये दो अलग अलग प्रपोजल्स है कि ये जो अंकुरण हुआ है बीज का, वो सहयोग से हुआ है या संघर्ष से हुआ है। तो ये मेरी चॉइस है कि मैं इसमें कौन सा विकल्प चुनूं। जो विकल्प मैं चुनूंगा, मेरी पूरी की पूरी दृष्टि, ये मेरी दृष्टि का मामला है, और अगर ऐसी एक तरह की दृष्टि बनेगी तो उसके परिणाम मेरे व्यवहार में और कार्य में एक प्रकार के होंगे, और अगर दूसरी दृष्टि को मैं मान्यता दूंगा तो मेरा कार्य और मेरा व्यवहार और मेरी जो व्यवस्थाएं मेरे से निकलेंगी वो दूसरी प्रकार की निकलेंगी। मैं ऐसे देखता हूं इसका। एक हल्के में एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक गुरु तुल्य थे, बाबा नागराज, अमरकंटक रहते थे। उन्होंने एक बार मुझे बताया कि वो IIT दिल्ली आए पहली बार, और 300-400 विद्यार्थी और अध्यापक सब उनकी बात सुनने के लिए आए। तो वो कहते थे कि मैंने अपनी बात रखी उनके सामने, और फिर मैंने पूछा सबसे कि भाई कुछ समझ में आया? तो उन लोगों ने कहा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट किया, फिर पूछा, फिर कहा कि नहीं समझ में आया, और तीसरी बार भी अटेम्प्ट किया, उसके बाद भी उत्तर नकार में ही मिला कि नहीं, हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। तो नागराज जी ने मुझे ये बात कही थी कि देखो, मैं घर आया और मैंने सोचा, मेरे पास दो विकल्प थे इस पूरी घटना का एनालिसिस करने के लिए। मेरे पास दो विकल्प थे। मैं ये भी एक निर्णय ले सकता था कि मेरे को, अब ये भी कह दूं कि नागराज जी को अपनी बात पे कोई डाउट कभी नहीं था। उनको अपनी बात पे कोई डाउट नहीं था। मेरे जैसा आदमी होता तो शायद अपनी बात पे भी डाउट करने लगता, लेकिन नागराज जी को अपनी बात पे कोई डाउट नहीं था। तो वो बोले मेरे पास दो विकल्प था, मैं ये कहूं कि ये सब लोग बेवकूफ हैं या इनकी तैयारी नहीं है, इनको ये नहीं समझ सकते। ये एक मैं निर्णय ले सकता था, और मतलब उस चीज को, मैं उस प्रक्रिया को इस दृष्टि से देख सकता था। और दूसरी दृष्टि ये थी कि हमारे समझाने में मैं अभी समझा नहीं पाया, वो लोग समझ सकते हैं लेकिन मैं समझा नहीं पाया। तो नागराज जी ने कहा कि मैंने दूसरा विकल्प चुना, और फिर मैंने प्रयास किया कि इसको और अलग ढंग से रखा जाए ताकि लोग समझें, और फिर उसके बाद उनकी गाड़ी चल पड़ी थी। तो मैं ये जो बीज वाली बात है उसको संघर्ष है या सहयोग है, अभी तो मैं इसी तरह से ले रहा हूं। पर इसमें जो दूसरी बात है वो ये कि आधुनिकता हर जगह संघर्ष ही देखती है।
और परंपरा हर जगह सहयोग, इस तरह की चीजों में सहयोग देती है। ये दो अलग अलग दृष्टियां हैं। ये हम आज के दिन हमारे जैसे पढ़े लिखे आदमी को अपना चुनाव करना पड़ेगा, हम किसको मानते हैं, क्योंकि ना हमने संघर्ष देखा है कि बीच में संघर्ष हो रहा है, ना हमने सहयोग देखा है उधर क्या हो रहा है। लेकिन हमारा इतनी कैपेसिटी है कि हम ये सोच पाए कि संघर्ष वाली दृष्टि के परिणाम कहाँ ले जाएंगे और सहयोग वाली दृष्टि के परिणाम कहाँ ले जाएंगे। तो एक तो ये बात वहां पे हुई थी, और एक बात ये हुई कि आधुनिकता इसी से जुड़ती है, आधुनिकता वायलेंट है। अब ये वायलेंट का मतलब क्या है? हिंसक है। इसका मतलब, ये सब सरन साहब की बातें हैं वैसे। वायलेंट क्या है? वायलेंट इसलिए है कि ये चीजों को तोड़ती है, फ्रैगमेंट करती है। इसमें ये बात करेगी इंक्लूसिविटी की, लेकिन है एक्चुअली रिडक्शनिस्ट और एक्सक्लूसिव। यानी समझने के लिए भी ये टुकड़ों 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 में तोड़ती है और हर एक टुकड़े को समझने का प्रयास करती है। और इस तोड़ने में, चाहे वो एक माइंड एक्सरसाइज हो, चाहे वो वास्तव में हो, ये दोनों ही प्रक्रियाओं में एक वायलेंस है, क्योंकि जो है नहीं उसको आपने कर दिया। है क्या? कि सब चीज जुड़ी हुई है। जो हमारी परंपरा में, चाहे वो बौद्ध परंपरा हो, चाहे जैन हो, चाहे सनातन हो, ये तीनों परंपराओं में हम लोग ये मानते हैं, और मैं सिखिज्म को भी इसमें जोड़ता हूं क्योंकि उसमें भी ये है कि ये हमारी सारी परंपराओं में हम ये मानते हैं कि हर चीज से संबंधित है, सीधे सीधे हो या कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते से हो। यानी एवरीथिंग इज कोडिपेंडेंट, परस्परता में है हर एक चीज। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है, न मनुष्य, न पक्षी, न पशु, न वनस्पति, न मिट्टी, न हवा, न पानी, और भी बाकी चीजें। आप इनटैंजिबल डोमेन में भी आप जाएंगे, जो इंद्रिय निरपेक्ष, इंद्रियों से परे जो डोमेन है, जैसे प्रेम है, जैसे सम्मान है, जैसे विश्वास है, जैसे फ्रीडम है, जैसे स्वतंत्रता है, ये इस डोमेन में जो कि इंद्रिय से परे है, इसको आपको समझना पड़ता है। इवन दीज आर इंटरकनेक्टेड विद द होल। ये एक हमारे यहाँ मान्यता रही है, और इसकी वजह से ये जो समझ करके एक जो शब्द है, समझ का अर्थ ही ये है कि आप कितने कनेक्शंस को देख पा रहे हैं। एक तो सीधे सीधे कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब आपकी समझ बढ़ती है या विकसित होती है, तो आपको उस शब्द से मिलने वाले अर्थ दूसरे अर्थों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। सम्मान और प्रेम जुड़ता चला जाता है। सम्मान अलग, प्रेम अलग, ऐसा नहीं है। हालांकि दोनों की कुछ कुछ डिस्टिंक्टिव मीनिंग है, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे से संबंध है। और अगर आप प्रकृति को देखेंगे, तो प्रकृति को अगर आपको उसके साथ मेलजोल करके रहना है, तो उसमें प्रेम और सम्मान का भी पुट है। तो ये हर एक चीज से जुड़ी हुई है। ये हमारी परंपरा में ये है। परंतु मॉडर्निटी में या आधुनिकता में ये लोग ये मानते हैं कि चीजें अलग थलग भी होती हैं, और उनका कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे से लेना देना हो। ये वायलेंस है एक तरह की। उसमें ये भी मान्यता है, हमारे यहाँ परंपरा में जैसा कहा गया, आगम से लेकर के अभी तक का एक लीनियज है, एक उसकी जुड़ाव है। सो दिस इज, ये जुड़ाव किसमें है? ये जुड़ाव टाइम में कभी हुआ, वहां से होते 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 तो आज वर्तमान में पहुंचता है, तो एक जुड़ाव है इन टाइम। दूसरा जुड़ाव है इन स्पेस। आज कोई चीज यहां हो रही है, उसका जुड़ाव को, आप दिल्ली में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तो लोकेशन हमारी अलग अलग है, लेकिन उसके बीच में भी एक जुड़ाव है। तो ये जुड़ाव बोथ इन टाइम एंड स्पेस, ये हमारी परंपरा में है। आधुनिकता में ऐसी कोई बात नहीं है। और उसमें एक इसी से जो जुड़ी हुई बात निकलती है, वो ये निकलती है कि वो लोग पहले से अनकॉन्शियसली जिस चीज को पहले, जैसे रिम्पोचे ने बहुत अच्छा इसका उदाहरण दिया कि हम सोशल साइंस में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, या इवन साइंस में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं,
और हाइपोथेसिस के बाद हम रिसर्च उसके उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए पूरा एक रिसर्च सेटअप करते हैं, और फिर वो रिसर्च उसी चीज को प्रूव कर देती है जो आपकी हाइपोथेसिस यहां से थी। तो इट्स ए सेल्फ ग्राउंडेड, खुद ही एक चीज आपने पहले तय कर ली और उसी को आप एक विभिन्न तरीकों से उसी को प्रूव कर देते हैं। ये ओपननेस की कमी है। देयर इज नो ओपननेस बिकॉज यू ऑलरेडी डिसाइडेड वेयर यू वांट टू रीच। परंपरा में ऐसा नहीं है। सो इन अ वे परंपरा इज फार मोर रैशनल आयरॉनिकली देन मॉडर्निटी, क्योंकि मॉडर्निटी सेल्फ ग्राउंडेड है, उसको किसी और से लेना देना नहीं है। तो इस तरह की कुछ बातें निकली, और जो लोग पहली बार सुनेंगे इस बात को तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हम लोग इस चीज में लगे हुए हैं। आपको जुड़ना हो तो आपका स्वागत है। जी ठीक है पवन जी। अरुण, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या? आपने कहा था कि बाद में आप कुछ बात रखना चाहेंगे। नहीं तो मुझे एक लगा कि एक बात जिस जोड़ने के लिए ये है कि जब ये इस तरह की वर्कशॉप्स हम करते हैं तो एक इसमें बड़ा हिस्सा ये होता है कि हम लोग सब कुछ अपने मन में कुछ विचार लेकर ही आते हैं इसके अंदर। मतलब हमारे पास कुछ आइडिया रहता है कि इसका क्या मतलब है, जैसे ओरिजिनल माइंड का क्या मतलब है, हम ऑलरेडी कुछ इसके बारे में कुछ सोच हमारे पास रहती है इसको। और ये जब इस तरह के वर्कशॉप्स में आते हैं तो थोड़ा सा वो बाधा बन जाती है इसमें समझ में। तो मुझे लगा कि हमारे इसमें भी हुआ ऐसे कुछ थोड़ा सा कि मुझे तो ये भी लगा कि रिम्पोचे जी बार बार दोहरा रहे थे एक बात को, सेम चीज को बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे लोग, और लोगों को सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो शुरू से कुछ सोच कर आए थे, ये मुझे लगा। और लेकिन वो मेरे ख्याल से इस प्रोसेस का हिस्सा है, और मतलब वो सबको अपने अपने समय से समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है सबको। और लेकिन इन सब चीज़ों में ये बात है कि रिम्पोचे जी जिस जगह पर बैठकर बात कर रहे थे और जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, एक तो वो सब चीज़ को सीरियसली ले रहे थे। अगर कोई कुछ सवाल पूछता था, चाहे वो सवाल समझ के पूछा गया हो या ना समझ के पूछा गया हो, लेकिन इनका जवाब बिल्कुल ऑथेंटिक रहता था रिम्पोचे जी का। एक और मुझे किस्सा यहाँ पे शेयर करने का मन है। मुझे लगा कि जो ऑर्डिनरी रैशनल माइंड है वो इनकेपेबल है धर्म संकट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो रैशनैलिटी है उसकी लिमिट है धर्म संकट को एड्रेस नहीं कर पाती है। इस सेमिनार में एक धर्म संकट पैदा हुआ जिसको रिम्पोचे जी ने टैकल किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मित्र आए होंगे उनको तो याद ही होगा, और जो नहीं आए वो शायद उसको सुन के अच्छा लगेगा। वो हुआ ये कि 2 दिन बाद रखे रिम्पोचे जी ने, और उन्होंने अपनी बात हिंदी में रखी। तीसरे दिन एक महिला साउथ इंडिया से जो आई थी, उन्होंने बहुत ही हिचकिचाते हुए रिम्पोचे जी को कहा कि मुझे तो हिंदी आती नहीं है समझ में। तो रिम्पोचे जी ने कहा, अरे मैं तो 2 दिन से हिंदी में बात रख रहा था, चलिए मैं अंग्रेजी में बात रखता हूँ अब। तो उन्होंने पूछा ऑडियंस से, क्या कोई ऐसा है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है? तो एक हाथ वैसा भी उठ गया जिसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो ये धर्म संकट था कि बात कैसे रखें। हिंदी में रखें तो इस महिला को कुछ समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में रखें तो उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो क्या करें? तो फिर हम लोग सजेशन देने लगे कि आप रखिए अपनी बात, हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे, या बाइलिंगुअल बात रखिए, है ना। ये सारे सजेशंस उसी पैराडाइम में ही कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रिम्पोचे जी ने सोच के कहा कि देखिए मेरी मातृभाषा तो तिब्बती है, अंग्रेजी और हिंदी मैंने तो टूटी फूटी ही सीखी है, टूटी फूटी ही बोलता हूँ, लेकिन मुझे टूटी फूटी हिंदी बोलने का अधिकार बनारस के उस पंडित ने दिया है, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने का तो मेरे पास अधिकार भी नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी बात टूटी फूटी हिंदी में ही रखूंगा। फिर उन्होंने अपनी बात हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स करके रखनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा ये जो सोल्यूशन है, इट इज टेकिंग अ जंप, it is not finding solution to a problem within the same paradigm. This I thought is what even Dharampal's writings show to us, that his writings are taking a jump from the discourse that is created by sociology, anthropology, history,
he is not trying to explain India in those frameworks, in those उस शब्दावली में इंडिया को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं वो. That's why I thought maybe Rinpoche ji thought Dharampal had an original mind. ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. ये जो ऑर्डिनरी रैशनल माइंड है, इस बैठक में भी और पहले भी मैंने कई बार रिम्पोचे जी को ये कहते सुना है, और मैं कंप्लीटली उससे अग्री करता हूं कि ये ऑर्डिनरी रैशनल माइंड इज एन इनडॉक्ट्रिनेटेड माइंड. इनडॉक्ट्रिनेशन इसका हो चुका है. वो इनडॉक्ट्रिनेशन का क्या मतलब है? मान ले उसकी दृष्टि में उसको कंटामिनेट हो गई है वो दृष्टि, वो सीधे सीधे सहज रूप से देखने की उसकी एबिलिटी खत्म हो गई है. उसके अंदर, उस दृष्टि के अंदर मान्यताएं घुसी हुई है. कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहें तो कंडीशनिंग बनी हुई है, और उस कंडीशनिंग को ये माइंड देखने के लायक ही नहीं रहा, या उसका ध्यान ही नहीं जाता है, या उसको कोई भान भी नहीं है कि ऐसा कुछ है. तो वो कंडीशनिंग उस दृष्टि को प्रभावित किए जा रही है और उसको पता ही नहीं है. तो ये जो ऑर्डिनरी रैशनल माइंड इज कनेक्टेड विथ इंडॉक्ट्रिनेशन, और उसी को सरन साहब उसको बोलते हैं, ये क्लोरोफॉर्म बोलते हैं. मतलब वो इल्यूमिनेशन कल मैं पढ़ रहा था तो उसमें फिर से वो ध्यान गया कि ही सेइंग इट इज हमने जैसे सबने क्लोरोफॉर्म ले रखी है और हम बेहोश हैं और हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है. तो वो ये मानते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म से मुक्ति, इस नशे से मुक्ति, ताकि हम सही को सही देख पाए, जैसे कुछ तैसा देख पाए. यही प्रयास रिम्पोचे जी कर रहे हैं, यही प्रयास कृष्णमूर्ति भी करते थे, यही प्रयास शायद हमारे जितने महात्मा लोग हुए हैं, रमन महर्षि से लेकर के और निसर्गदत्त महाराज करने का प्रयास करते हैं. तो कहीं ना कहीं उस बात से जुड़ती है. ये भी एक हमने कैटेगरी बना दी कि भाई वो तो अध्यात्म की बात है, बहुत बड़ी बात है, और ये जो है ये तो अलग है. ऐसा नहीं है, इट्स ऑल कनेक्टेड. जी, तो इस बैठक से कई चीजें निकली हैं, लेकिन हमारे लिए जो दो मेन चीजें निकली हैं, या जिस पे हम ध्यान देना चाहते हैं आने वाले कुछ वर्षों में, एक तो रिम्पोचे जी का सुझाव था कि हमको आने वाले 200, 300, 400 साल की कल्पना करनी चाहिए. और इस चीज के लिए हमने शुरुआत कर दी है अपने लेवल पर. हम अगले महीने रिम्पोचे जी से हमने टाइम लिया है और इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं. दूसरी बात जो हमको हम लोग करना चाहते हैं कि इसको कैसे कहें, हिंद स्वराज को दोबारा लिखना चाहते हैं, बट हिंद स्वराज कहना ठीक नहीं है. बेसिकली हिंद स्वराज शायद एकमात्र डॉक्यूमेंट ऐसा है पिछले 100-150 साल का जिसने वेस्ट को क्रिटिकली देखा है इंडियन स्टैंड पॉइंट से. वेस्ट को क्रिटिकली वेस्टर्न ऑथर्स ने बहुत देखा है ना, लेकिन वो वेस्टर्न स्टैंड पॉइंट से ही वेस्ट का क्रिटिसिज्म हो रहा है. हिंद स्वराज शायद एक एक्सेप्शन है जो वेस्ट को क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है इंडियन स्टैंड पॉइंट से. तो हमको लगता है कि हिंद स्वराज को लिखे हुए 100 साल से ऊपर हो गए, और अब फिर से ऐसा एक अटेम्प्ट होना चाहिए जहां हम वेस्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करें, या पिछले 100 साल में जो हुआ है वेस्ट में उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें इंडियन स्टैंड पॉइंट से. तो ये भी हम एक काम करना चाहते हैं. और इन दोनों ही अटेम्प्ट के लिए हमने ये तय करा है कि अगले महीने, अभी डेट फिक्स नहीं है लेकिन शायद 27-28 अक्टूबर के आसपास हम एक 3-4 दिन की गोष्ठी रखेंगे, इसमें हम प्रोफेसर A.K. सरन ने जो लिखा है उस पर थोड़ा मंथन करेंगे. और जैसे इसकी डेट्स फाइनलाइज होती हैं हम आपको सूचित करते हैं. आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आपका धन्यवाद, आप सब जुड़े. थैंक यू. नमस्ते.